हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करूंगा कंप्यूटर का। तो ये मेरा पहला प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। और इसमें मैं कंप्यूटर का जो पहला चैप्टर है कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, उस चैप्टर पे जो मुख्य मुख्य क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में जो पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए पहला सवाल क्या है हमारा। पहला कंप्यूटर बनाया गया था, ठीक है, किसके द्वारा पहला कंप्यूटर बनाया गया था। और दोस्तों इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा और पीडीएफ के बारे में वीडियो के एंड में बताऊंगा कैसे मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो बताइए इसमें क्या होगा। पहला कंप्यूटर बनाया गया था किसके द्वारा। ए बिल गेट्स द्वारा, बी बिल क्लिंटन द्वारा, सी चार्ल्स बेबेज द्वारा, या डी मार्कोनी द्वारा। तो क्या होगा इसमें। तो दोस्तों इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज द्वारा। पहला कंप्यूटर बनाया गया था चार्ल्स बेबेज द्वारा, जिसे फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को, ठीक है। और पहला कंप्यूटर कब बना था। 1837, ठीक है, 1837 ईस्वी में, ठीक है। 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की अवधारणा यानी कि कंसेप्ट को रखा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। 1968 ईस्वी में किस फ्रांसीसी गणितज्ञ की स्मृति में उसके नाम पर एक कंप्यूटर भाषा का नामांकन किया गया, ठीक है। अब बताइए 1968 में किस फ्रांसीसी गणितज्ञ की स्मृति यानी कि याद में उसके नाम पर एक कंप्यूटर भाषा का नामांकन कर दिया गया, ठीक है। ए चार्ल्स बेबेज, बी हरमन होलेरिथ, सी जॉन बार्डेन, या डी ब्लेज पास्कल, या ई ग्राहम बेल। क्या होगा इसमें सही। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ब्लेज पास्कल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब सारे क्वेश्चन के नीचे मैं इसका आंसर भी लिखा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को मुझे पीडीएफ प्रोवाइड करना होता है तो उनको पढ़ने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने क्वेश्चन के नीचे ही उसका आंसर रख दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। प्रयोगशाला समीर की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रयोगशाला समीर की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ए 1981, बी 1982, सी 1984, या डी 1983। तो बताइए प्रयोगशाला समीर की स्थापना किस वर्ष हुई थी। क्या होगा इसमें। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 1984, ठीक है। 1984 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल, ठीक है। किसी व्यक्ति को कब कहेंगे कि वह कंप्यूटर साक्षर हो। उसे क्या आना चाहिए। ए आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में वो सक्षम हो, या बी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, सी प्रोग्राम लिखने में, या डी दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में। किस व्यक्ति को कहेंगे कि वह व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। और देखिए सारे क्वेश्चनों के नीचे मैं इसका आंसर लिख दिया हूँ। आपको पीडीएफ अगर इसका मिल गया तो आप इजीली इसको रट लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है। ए रघुनाथ माशेलकर, बी विजय भटकर, सी जयंत निर्लीकर, या डी नंदन नीलेकर्णी, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, कौन सा होगा। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है। तो देखिए इसका आंसर सही होगा आपका ऑप्शन बी, विजय भटकर, ठीक है। विजय भटकर इज द राइट आंसर। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भटकर। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है। तो विजय भटकर, ठीक है। और देखिए जो विजय भटकर थे, जब हमारा पहला सुपर कंप्यूटर जो बना था, पहला सुपर कंप्यूटर क्या है हमारा, परम 8000, ये हमारा पहला सुपर कंप्यूटर है जिसका निर्माण हुआ था 1991 में। इसको बनाने में विजय भटकर का बहुत ही बड़ा योगदान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए।
अगला सवाल है हमारा, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है। शब्द लंबाई का मतलब होता है वर्ड लेंथ, ठीक है। तो बताइए, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है, ए 16 बीट तक, बी 32 बीट तक, सी 64 बीट तक, या डी 128 बीट तक। तो क्या होगा इसमें, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास क्या होती है? तो क्या होगा इसमें? तो देखिए, इसमें होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 64 बीट तक। और देखिए, एक पॉइंट बताता हूँ आपको, ये तो आपकी ये हो गया कि सुपर कंप्यूटर की शब्द लंबाई क्या होती है, 64 बीट तक, ठीक है। तो 64 बीट कहिए या फिर कहिए आप 8 बाइट, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। 64 बीट कहिए या फिर 8 बाइट, ठीक है। मतलब क्या हुआ, एक बाइट में 8 बिट होता है, तो 8 बाइट में 64 बिट, ठीक है। तो ऑप्शन में रहेगा 8 बाइट, तो ये सही होगा, और 64 बिट रहा तो ये सही होगा। ये आपका सुपर कंप्यूटर का है, ठीक है। और यही बात करता है पर्सनल कंप्यूटर के लिए, जो पर्सनल यूज होता है, नॉर्मली जो कंप्यूटर हम यूज करते हैं पर्सनल कंप्यूटर, तो इसका जो वर्ड लेंथ होता है, आपका 32 बीट, ठीक है। 32 बिट जो है ये पर्सनल कंप्यूटर का होता है। अब 32 बिट कहिए या फिर 4 बाइट कहिए, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, अगला सवाल है हमारा, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? और चैप्टर वाइज चलेंगे ताकि आपका कंसेप्ट भी जो होगा वो मैं क्लियर करा दूंगा, और सारा चैप्टर आपका कंप्यूटर कवर कर दूंगा, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, वीडियो के एंड में बताऊंगा कैसे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो बताइए इसमें क्या होगा, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया है, ठीक है। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? ए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बी भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलुरु, सी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बर्नपुर, या डी भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता, ठीक है। तो बताइए भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। देखिए, भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर HEC-2M, ठीक है। HEC-2M, ठीक है। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आपका HEC-2M भारतीय सांख्यिकी संस्थान इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जो कि कलकत्ता में है, वर्ष 1956 में स्थापित किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है, ठीक है। अब देखिए, निम्नलिखित यानी कि 4 जो अब आपको ऑप्शन दिया गया है, इनमें से बताना है कौन सी श्रेणी पुणे में, जो पुणे है महाराष्ट्र के पास, पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी, ठीक है, जिसको विकास किया, जो विकसित किया गया था कहाँ में, पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी। ए कौन श्रेणी है? ए विज्ञान, बी परम, सी धनुष, या डी शक्ति। तो देखिए इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी परम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित प्रकार के कंप्यूटरों में से सर्वाधिक शक्तिशाली कौन सा है? अब आपका 4 ऑप्शन दिया गया है और 5वां है ई, इनमें से कोई नहीं। तो सर्वाधिक शक्तिशाली कौन सा है इन चारों में से? मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, या माइक्रो कंप्यूटर? बताइए कौन सा होगा, और आई थिंक आप लोग बता भी दीजिएगा। तो कौन सा होगा इसमें आपका सबसे शक्तिशाली? तो ऑप्शन सी है सुपर कंप्यूटर, ठीक है। सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हालांकि इस प्रकार का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली है, फिर भी इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है, और यह तीव्रतम वृद्धि वाले प्रकार का कंप्यूटर है, ठीक है।
तो बताइए कौन सा कंप्यूटर है जो सबसे कम शक्तिशाली है, मतलब वो बहुत ही कम शक्तिशाली है फिर भी इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, और यह तीव्रतम वृद्धि वाले प्रकार का कंप्यूटर है। तो कौन सा कंप्यूटर है? ए मेन फ्रेम कंप्यूटर, बी सुपर कंप्यूटर, सी मिनी कंप्यूटर या डी माइक्रो कंप्यूटर? कौन सा कंप्यूटर है बताइए जो शक्तिशाली भी कम है लेकिन इसका प्रयोग भी बहुत करते हैं? तो ये है आपका डी, ऑप्शन डी इज द सही आंसर, माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक सुबह निजी कंप्यूटर जो आप गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? ठीक है, बताइए कौन सा निजी कंप्यूटर है जो उसको हम गोद में रख कर चला सकते हैं, ठीक है, गोद में रखने लायक है, छोटा सा होता है, क्या कहलाता है? नोटबुक कंप्यूटर, पीडीए, मेनफ्रेम कंप्यूटर या वर्क स्टेशन? क्या होगा इसमें? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, नोटबुक कंप्यूटर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का द्रुततम कंप्यूटर निष्पादित कर पाता है दिसंबर 1996 की स्थिति के अनुसार, मतलब कि उस स्थिति के अनुसार उस दिन तक दिसंबर 96 यानी कि 1996 के अनुसार विश्व का द्रुततम कंप्यूटर निष्पादित करता है। ए 10 के घात 6 सक्रियाएँ प्रति सेकेंड, या बी 10 के पावर 9 सक्रियाएँ प्रति सेकेंड, या सी 10 के पावर 12 सक्रियाएँ प्रति सेकेंड, या डी 10 के पावर 15 सक्रियाएँ प्रति सेकेंड? तो क्या होगा इसमें दिसंबर 96 के अनुसार? क्या होगा? तो देखिए इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 10 to the power 12 सक्रियाएँ प्रति सेकेंड, ठीक है। देखिए दिसंबर 1996 की स्थिति के अनुसार विश्व का द्रुततम कंप्यूटर, यानी कि द्रुततम का मतलब होता है फास्टेस्ट, ठीक है, फास्टेस्ट कंप्यूटर, ठीक है, द्रुततम का मतलब होता है फास्टेस्ट, विश्व का सबसे फास्टेस्ट निष्पादित कर पाता है, स्पीड दिया हुआ है आपका 10 to the power संक्रिया पर सेकेंड होगा दिसंबर 1996 की स्थिति के अनुसार, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए ये क्वेश्चन आपका 2016 का जो पेपर हुआ था, 2016 में जो पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है, इन चारों में से कौन सा एक सुपर कंप्यूटर है? ए क्रे 2, बी क्रे XMP24, सी तिनाहे 2 या डी उपयुक्त सभी? तो कौन सा सुपर कंप्यूटर है इसमें से, या सभी हैं ये? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, ये तीनों आपके क्या है सुपर कंप्यूटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल है हमारा, सुपर कंप्यूटर प्राथमिक रूप से किसके लिए उपयोगी है? ठीक है, सुपर कंप्यूटर किसके लिए उपयोगी है? ए इनपुट आउटपुट इंटेंसिव प्रोसेसिंग के लिए, बी डाटा रिट्राइवल ऑपरेशन के लिए, सी मैथमेटिकल इंटेंसिव साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए, या डी इन सब के लिए? तो बताइए सुपर कंप्यूटर किसके लिए उपयोगी है? और देखिए क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बढ़िया होगा, जो लेवल होगा क्वेश्चन का, तो वीडियो देख लीजिए, 8 से 9 वीडियो या 10 वीडियो अपलोड करूँगा, आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा कवर, 1 से 2 बार 3 बार देख लीजिए वीडियो, ठीक है, और ज़्यादा आपको भटकना नहीं है, ठीक है। तो बताइए क्या होगा इसमें? तो देखिए इसमें आंसर होगा आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है, इन सब के लिए
ऑप्शन डी आपका सही होगा इन सब के लिए, ठीक है। सुपर कंप्यूटर प्राथमिक रूप से जो तीनों दिया गया है, तीनों के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और देखिए सुपर कंप्यूटर की खोज जो हुई थी वो 1960 में हुई थी, ठीक है। और देखिए यह मार्केट में कब आया था? 1970 में, तो याद रहेगा खोज हुई थी 1960 में और मार्केट में बाजार में आया था 1970 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए किया जाएगा, ठीक है। तो बताइए क्या होगा इसमें? ए बिजनेस कंप्यूटरिंग, बी डेस्कटॉप पब्लिशिंग, सी मौसम पूर्वानुमान या डी कंप्यूटर साधित डिजाइनिंग। तो बताइए क्या होगा? सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए किया जाता है? क्या होगा? तो देखिए इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी मौसम पूर्वानुमान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा MILEAP, ठीक है। सबसे कम कीमत की एक लैपटॉप है जिसे बाजार में उतारा गया है, किसके द्वारा? जो MILEAP है, जो सबसे कम कीमत की एक लैपटॉप है जिसे बाजार में उतारा गया है, तो इसे बाजार में किसने उतारा है? ए सत्यम कंप्यूटर्स द्वारा, बी इन्फोसिस द्वारा, सी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा या डी HCL द्वारा। तो क्या होगा इसमें? कौन सा होगा इसमें? बताइए क्या होगा इसमें आपका सही? तो देखिए इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी HCL द्वारा, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। HCL ने MILEAP नाम से एक सबसे छोटा कंप्यूटर यानी कि लैपटॉप बनाया, ठीक है, जिसकी कीमत 14,000 रुपये है, ठीक है। और भारत में यह पहली बार HCL द्वारा लाया गया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट, ठीक है, विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट PC होने का दावा किया गया है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट PC होने का दावा किया गया है? ए आकाश, बी चिराग, सी विद्यार्थी, डी वसुधा। तो बताइए क्या होगा इसमें? कौन सा सही होगा? देखिए ये जो आपका चारों ऑप्शन दिया गया है आकाश, चिराग, विद्यार्थी, वसुधा, ये क्या है? ये टेबलेट का नाम है, ठीक है, टैबलेट कंप्यूटर, ठीक है। तो क्या होगा इसमें? देखिए इसमें सही होगा आपका ऑप्शन ए आकाश, ठीक है। विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट PC होने का दावा किया गया है आकाश। ये टैबलेट PC का नाम है, ठीक है, आकाश, याद रहेगा। देखिए इसका दाम है आपका 2,276 रुपये, ठीक है। लेकिन देखिए सरकार द्वारा 50% सब्सिडी प्रदान करने के बाद छात्रों को यह करीब पड़ जाता है 1,100 रुपये में, ठीक है, 1,100 रुपये में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वांटम कंप्यूटर किस पर आधारित है, ठीक है। जो क्वांटम कंप्यूटर है किस पे आधारित है? ए क्वांटम बिट पे, बी क्यूबिट पे, सी क्वांटम यांत्रिकी पे या डी बिट्स पे। तो क्वांटम कंप्यूटर किस पे आधारित है बताइए? तो देखिए इसमें होगा आपका सही ऑप्शन सी क्वांटम यांत्रिकी पे, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित है, ठीक है। यह कंप्यूटर गणना यानी कि कैलकुलेशन करने के लिए कंप्यूटर चिपों के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर
सॉरी डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो डिजिटल कंप्यूटर है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए गणना, बी मापन, सी विद्युत या डी लॉजिकल सिद्धांत पर। तो बताइए क्या होगा इसमें, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन डी लॉजिकल सिद्धांत पर। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर जो है लॉजिकल सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, लैपटॉप किस प्रकार का कंप्यूटर है? ठीक है, ए सुपर कंप्यूटर, बी मेन फ्रेम कंप्यूटर, सी माइक्रो कंप्यूटर और डी मिनी कंप्यूटर। और दोस्तों ये चैप्टर वाइज है, सो परेशान ना होइएगा, धीरे धीरे आपको हर चैप्टर का क्वेश्चन लाऊंगा। ठीक है, तो बताइए क्या होगा, लैपटॉप किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो देखिए इसमें होगा आपका सी माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, लैपटॉप क्या है, माइक्रो कंप्यूटर का प्रकार है। ठीक है, और जो माइक्रो कंप्यूटर है, ठीक है, इसका विकास कब हुआ था? 1970। ठीक है, इसी समय माइक्रो कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था। और देखिए सुपर कंप्यूटर भी 1970 में ही मार्केट में आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। डिजिटलीकरण संदर्भित करता है, डिजिटलाइजेशन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ए एनालॉग से डिजिटल में रूपांतरण, बी डिजिटल से एनालॉग में रूपांतरण, सी बिजली से एनालॉग का उपयोग या डी भौतिक मात्राओं का बदलना। ठीक है, तो बताइए इसमें क्या होगा, करण संदर्भित करता है, कौन सा इसमें सही होगा? तो देखिए इसका सही होगा आपका ऑप्शन ए एनालॉग से डिजिटल में रूपांतरण। ठीक है, और देखिए जो डिजिटल सिग्नल होता है उसमें हम आपका होता है 1S और OS, ये होते हैं डिजिटल सिग्नल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। ट्रांजिस्टर की खोज किस पीढ़ी में हुई थी? ए प्रथम पीढ़ी, बी द्वितीय पीढ़ी, सी तृतीय पीढ़ी या डी पंचम पीढ़ी। तो बताइए ट्रांजिस्टर की खोज किस पीढ़ी में हुई थी, कौन सा होगा इसमें? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका बी द्वितीय पीढ़ी में। ठीक है, ट्रांजिस्टर की खोज द्वितीय पीढ़ी में हुई थी, सेकेंड जनरेशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। पर्सनल कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है? जो पर्सनल कंप्यूटर है वो किस पीढ़ी से संबंधित है? ए चतुर्थ पीढ़ी, बी पंचम पीढ़ी, सी तृतीय पीढ़ी या डी प्रथम पीढ़ी। तो क्या होगा, पर्सनल कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है? तो देखिए जो पर्सनल कंप्यूटर था वो चतुर्थ पीढ़ी से संबंधित है। तो ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर की बात करेगा तो चतुर्थ पीढ़ी, ट्रांजिस्टर की बात करेगा तो द्वितीय पीढ़ी, सेकेंड जनरेशन। ठीक है, याद रहेगा दोनों। चलिए नेक्स्ट देखिए। निर्वात ट्यूब का उपयोग कब हुआ था? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, सी तृतीय पीढ़ी या डी चतुर्थ पीढ़ी। तो बताइए कब हुआ था निर्वात ट्यूब यानी कि वैक्यूम ट्यूब का उपयोग कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा आपका ए प्रथम पीढ़ी। ठीक है, तो याद रहेगा। ट्रांजिस्टर की बात करेगा तो सेकेंड जनरेशन। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर का बात करेगा तो फोर्थ जनरेशन, और वैक्यूम ट्यूब का बात कर दिया तो प्रथम जनरेशन। ठीक है, याद रहेगा। पर्सनल कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन, ट्रांजिस्टर सेकेंड जनरेशन और वैक्यूम ट्यूब प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग करते थे। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते थे। जो पांचवी पीढ़ी में जो कंप्यूटर बना था उसमें किस चीज़ का उपयोग करते थे? चार ऑप्शन में बताना है, इन चारों में से किसका उपयोग करते थे हम पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में? ए निर्वात ट्यूब का, बी ट्रांजिस्टर का, सी समकालित सर्किटों का या डी कृत्रिम बौद्धिक तकनीक का।
तो अभी एक्सप्लेन किए थे 2 पॉइंट, तो आपका इसी से क्लियर है। तो बताइए इसमें क्या होगा 72 में। तो देखिए इसमें आपका पहले ही हम बताए थे ट्रांजिस्टर, बताए थे इससे पहले ट्रांजिस्टर सेकेंड जनरेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन में तो 5वीं पीढ़ी लिखा है यानी 5th जनरेशन लिखा है, तो ट्रांजिस्टर आपका होगा नहीं, ठीक है। निर्वात ट्यूब यानी कि वैक्यूम ट्यूब कब बोले थे बताइए? प्रथम जनरेशन बोले थे, तो ये आपका फर्स्ट जनरेशन हो जाएगा निर्वात ट्यूब, ठीक है। तो ये 2 तो होगा नहीं। अब बचा आपका ये सी समाकलित सर्किटों का और डी कृत्रिम बौद्धिक तकनीक का, ठीक है। तो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में हम उपयोग करते थे क्या? ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही होगा, कृत्रिम बौद्धिक तकनीक का, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल है VLSI और VLSI का प्रयोग आरंभ हुआ था, ठीक है। VLSI और ULSI का प्रयोग कब आरंभ हुआ था? प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में या चतुर्थ पीढ़ी में? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, चतुर्थ पीढ़ी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था, ठीक है। कॉमर्शियल यूज के लिए जो उपयोग करते थे उसमें से पहला कंप्यूटर क्या था जिसका सर्वप्रथम हम कॉमर्शियल यूज में प्रयोग किए थे, वाणिज्यिक प्रयोग में? ए मानियाक, बी एनियाक, सी यूनिवॉक या डी एडसॉक? क्या होगा इसमें बताइए, कौन सा होगा? तो देखिए इसमें होगा आपका आंसर सी यूनिवॉक, ठीक है। यूनिवॉक का सर्वप्रथम हम वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था, ठीक है, यूनिवॉक। और देखिए यूनिवॉक जो आपका यूनिवॉक ऐसे भी आपका क्वेश्चन में रह सकता है, ठीक है। तो यूनिवॉक होगा, ठीक है। अब देखिए ये विश्व का प्रथम कंप्यूटर है जिसका उत्पादन अमेरिका में वाणिज्यिक यानी कि कॉमर्शियल यूज के लिए किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? एकीकृत परिपथ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट संबंधित है प्रथम पीढ़ी से, द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी से, चतुर्थ पीढ़ी से, किससे संबंधित है इंटीग्रेटेड सर्किट? तो क्या होगा इसमें? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका तृतीय पीढ़ी, ठीक है। थर्ड जनरेशन से संबंधित है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर किस पीढ़ी जनरेशन का उदाहरण है, ठीक है। तो सारा जनरेशन पीढ़ी को आप याद कर लीजिएगा। तो बताइए ऑटोमेटिक जो कैलकुलेटर है ये किस पीढ़ी के जनरेशन का उदाहरण है? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर सही होगा आपका प्रथम पीढ़ी यानी कि फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ऑनलाइन सिस्टम का विकास हुआ, ठीक है। तो जो ऑनलाइन सिस्टम का विकास कब हुआ? प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में या चतुर्थ पीढ़ी में? ऑनलाइन सिस्टम का विकास कब हुआ? तो इसका आंसर होगा आपका तृतीय पीढ़ी में, ठीक है। थर्ड जनरेशन में ऑनलाइन सिस्टम का विकास हुआ। चलिए नेक्स्ट देखिए, देखिए ये क्वेश्चन भी आपका 2016 के जेईई के एग्जाम में आया था। उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर है, सबसे ज़्यादा उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर है? ए पेंटियम प्रो, बी पेंटियम 2 और 3, पेंटियम 2 या डी इनमें से सभी? तो उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर कौन है? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, डेटा रूपांतरण के साथ क्या सर्च
सॉरी डेटा रूपांतरण के साथ क्या सच नहीं है। इन चारों में से एक आपका वाक्य जो है गलत दिया गया है। किसके लिए? तो आपका डेटा रूपांतरण के लिए इन चारों में से एक वाक्य जो है आपका गलत है। तो बताइए क्या इसमें से गलत है? ठीक है, तो क्या होगा इसमें? ए संस्करण से दूसरे संस्करण में अपग्रेड करना, बी एक लेगासी सिस्टम से डेटा प्राप्त करना, सी अन्य मॉड्यूल से डेटा प्राप्त करना, या डी यह मानक इंपोर्ट प्रोग्राम का उपयोग कर सकता है। तो क्या होगा इसमें? क्या इसमें गलत है? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, अन्य मॉड्यूल से डेटा प्राप्त करना। ये आपका गलत है। इसके अलावा आपका एक संस्करण से दूसरे संस्करण में अपग्रेड करना ये सही है। एक लेगासी सिस्टम से डेटा प्राप्त करना ये भी सही है। एक मानक इंपोर्ट प्रोग्राम का उपयोग कर सकता है ये भी सही है। लेकिन अन्य मॉड्यूल से डाटा प्राप्त करना ये आपका गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला सवाल, स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? ठीक है, स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? ए जॉन वान न्यूमैन, बी चार्ल्स बेबेज, सी ब्लेस पास्कल, या डी जॉन मैचली। ठीक है, तो बताइए स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? कौन सा होगा इसमें सही? स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? तो देखिए इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, जॉन वान न्यूमैन। ठीक है, जॉन वान न्यूमैन आपका सही आंसर होगा। और देखिए स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा कब किसने शुरू की थी? जॉन वान न्यूमैन। कब? तो 1940 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन है, अनुकरण एक प्रक्रिया है जिसमें, अब बताइए अनुकरण एक प्रक्रिया है जिसमें चार ऑप्शन आपका दिया गया है। ठीक है, अनुकरण का मतलब होता है आपका सिमुलेशन। सिमुलेशन और प्रक्रिया का क्या मतलब होता है? प्रोसेस। तो सिमुलेशन प्रोसेस जिसमें, या फिर हिंदी में कहिए अनुकरण एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? ए प्रक्रिया पर नियंत्रण करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। बाद में प्रक्रिया हेतु कंप्यूटर आंकड़े एकत्रित करता है। सी वास्तविक भौतिक सिस्टम के सदृश क्रियाएं उत्पन्न करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम और प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है। या डी सस्ती दरों पर वास्तविक कंप्यूटर का मॉडल तैयार किया जाता है। तो बताइए सिमुलेशन प्रोसेस क्या है? सिमुलेशन प्रोसेस क्या है? क्या होगा इसमें? तो देखिए इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, वास्तविक भौतिक सिस्टम के सदृश क्रियाओं उत्पन्न करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम और प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यही हमारा सिमुलेशन प्रोसेस कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। आगे क्या है, निम्न कथन में से कौन सा कथन गलत है? चार आपका ऑप्शन दिया गया है, इसमें से तीन सही है, एक गलत है। तो उसी को आपको चुनना है जो गलत है। ठीक है, तो बताइए क्या गलत है? ए आप एक ही पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग करके तीन अधिक ईमेल आईडी नहीं बना सकते। बी ईमेल आईडी में रिक्त स्थान नहीं हो सकता। सी एक ईमेल आईडी में केवल एक @ वर्ण होना चाहिए। या डी ईमेल आईडी केस संवेदी यानी कि सेंसिटिव होता है। तो इसमें से कौन सा कथन गलत है? कौन सा होगा गलत कथन? तो देखिए ईमेल आईडी केस संवेदी यानी कि सेंसिटिव होता है। तो ये सही बात है। ठीक है, अब देखिए एक ईमेल आईडी में केवल एक @ वर्ण होता है। तो ये भी सही है, केवल एक ही होता है।
ईमेल आईडी में रिक्त स्थान नहीं होते, तो जब भी आप ईमेल आईडी लिखते हैं उसमें स्पेस का उपयोग नहीं किया जाता है, तो ये भी सही है। अब देखिए अगला क्या है, आप एक ही पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग करके तीन तीन यहाँ पे से छूटा है, 3 से अधिक ईमेल आईडी नहीं बना सकते। तो ये तो गलत बात है, एक कंप्यूटर का प्रयोग करके हम कितना भी ईमेल आईडी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन ए जो है वो गलत है, ठीक है। उसके अलावा आपका ऑप्शन बी सी डी सही है, ऑप्शन ए आपका गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के संदर्भ में कैम्पेटिबिलिटी का क्या अर्थ है, ठीक है। कंप्यूटर के संदर्भ में कैम्पेटिबिलिटी का क्या अर्थ है। ए, सॉफ्टवेयर प्रयोक्ता के लिए सही काम कर रहा है। बी, यह जॉब को हैंडल करने के लिए वर्सेटाइल है। सी, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर चलने में समर्थ है। या डी, सॉफ्टवेयर पहले इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर के साथ ही चल रहा है। या डी, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर अस्थायी रूप से उपलब्ध है। तो कंप्यूटर के संदर्भ में कैम्पैटिबिलिटी का क्या अर्थ होता है, तो कौन सा होगा इसमें सही। तो देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। कैम्पेटिबिलिटी का क्या मतलब होता है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर चलने में समर्थ है, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर होता है ना, ठीक है, वो कंप्यूटर पर चलने में समर्थ होता है, यही कैम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, किसी कार्य को अंजाम देते समय सीपीयू में बाधा डालने वाला सिग्नल जो कार्य के प्रारंभ अथवा समाप्त होने तक घोतक कहलाता है, क्या होगा। ए, वायरस। बी, वार्म। सी, त्रुटि। डी, व्यवधान। तो क्या होगा इसमें बताइए। देखिए व्यवधान को कहते हैं इंटरप्ट, इसका मतलब ये अब तो वायरस समझ रहे हैं, किट भी समझ रहे हैं, त्रुटि ईरर भी समझ रहे हैं। ऑप्शन डी व्यवधान का मतलब होता है इंटेरप्ट, ठीक है, INTERRUPT, इंटरप्ट, ऑप्शन डी है, ठीक है। तो बताइए इसमें क्या सही होगा। इस कार्य को अंजाम देते समय सीपीयू में बाधा डालने वाले सिग्नल जो कार्य के प्रारंभ अथवा समाप्त होने तक यहाँ घातक है, ठीक है। घातक होगा कि द्योतक होगा, तो बताइए क्या होगा इसमें। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है, इंटरप्ट यानी कि व्यवधान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो बताइए क्वेश्चन जो लेवल है बहुत ही आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही अच्छा लेवल है क्वेश्चन का, ठीक है। तो वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और ज़्यादा कंप्यूटर के कंसेप्ट के पीछे ना पड़िएगा। आगे देखिए, कंप्यूटर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन ठीक नहीं है। 4 ऑप्शन में 3 सही है, 1 गलत बताना है कौन कथन गलत है, ठीक है। पहला क्या है, ए, उलझन पूर्व समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सकता है। बी, प्रक्रिया की गति बहुत ऊंची है। सी, स्मृति तथा संग्रह क्षमता अधिक है। डी, इसके उच्च सामान्य ज्ञान के कारण अनुपयुक्त निर्देशों की संपूर्ति को यह स्वयं ही सुधार सकता है। तो कंप्यूटर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, क्या होगा, कौन सा कथन इसमें गलत है। तो देखिए इसमें आपका गलत कौन सा है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डी जो है वो गलत है, ठीक है। इसके उच्च सामान्य ज्ञान के कारण अनुपयुक्त निर्देशों की संपूर्ति को यह स्वयं ही सुधार लेता है, ये आपका गलत है। उसके अलावा तीनों आपका सही है, क्या, प्रक्रिया की गति बहुत ऊंची है, स्मृति तथा संग्रह क्षमता अधिक है, मतलब स्पीड जो है बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। स्मृति एंड संग्रह यानी कि स्टोरेज मेमोरी ये भी अधिक होता है, ठीक है।
और पहला क्या है, उलझन पूर्व समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सकता है। तो आपको पता है कंप्यूटर का यूज हम उसी के लिए ही करते हैं जो हमारे वर्क को ईजिली सॉल्व कर दे, ठीक है। लेकिन जो डी ऑप्शन है आपका, इसके उच्च सामान्य ज्ञान के कारण वह अनुपयुक्त निर्देशों की संपूर्ति वह स्वयं ही सुधार लेता है, ये आपका गलत है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए इसमें भी वही काम करना है, एक गलत है 3 सही है, ठीक है। तो बताइए कौन सा कथन इसमें से गलत है। ए, यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है। बी, इसने जो भी कोई सूचना स्टोर की है यह उस तक पहुंच सकता है। सी, इसमें कोई भावावेग नहीं होता, इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती। या डी, यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है। तो क्या होगा, कंप्यूटर के संबंध में इसमें से 4 में से एक गलत दिया गया है, तो कौन सा वो गलत है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, आपका गलत दिया है, ठीक है। ये आपका कंप्यूटर के संबंध में गलत है, ठीक है। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें डी आपका सही होगा, ठीक है। क्या है, कंप्यूटर के संबंध में ये आपका गलत है, यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है, ठीक है। उसके अलावा ये तीनों आपके सही हैं। यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है। बी आपका, इसने जो भी कोई सूचना स्टोर की है यह उस तक पहुंच सकता है। सी, इसमें कोई भावावेग नहीं होता, इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती। ये तीनों सही है। लेकिन फोर्थ जो आपका दिया गया है, यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है, ये आपका गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सामान्य तापक्रम पर सिलिकॉन डायोड का रोचिका विभव क्या होता है। क्या होगा इसमें, बताइए इसमें क्या होगा। ए 0.7 वोल्ट, बी 0.3 वोल्ट, सी 1 वोल्ट या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ए 0.7 वोल्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल डिवाइस है, मतलब कि निम्न में से जो आपके 5 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा एक मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल डिवाइस है जो इनपुट के रूप में डिजिटल डाटा एक्सेप्ट करता है, अपनी मेमोरी में स्टोर इंस्ट्रक्शन के अनुसार प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो क्या होगा इसमें, बताइए कौन सा है इनमें से जो एक मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल डिवाइस है जो इनपुट के रूप में डिजिटल डाटा एक्सेप्ट इनपुट के रूप में डिजिटल डाटा को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, और अपनी मेमोरी में स्टोर इंस्ट्रक्शन के अनुसार प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो क्या होगा इसमें, देखिए इसका आंसर होगा आपका माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, माइक्रो प्रोसेसर। चलिए नेक्स्ट देखिए,